नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो है तो बहुत छोटी लेकिन कमाल का असर रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विराम चिन्हों की। हम अक्सर लिखते समय इन्हें यूं ही अनदेखा कर देते हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए, इनका प्रभाव बहुत बहुत बड़ा होता है। चलिए शुरू करते हैं। अब इस बात को गहराई से समझने के लिए जरा इस बहुत ही क्लासिक उदाहरण को देखिए। ये वाकई शानदार है कि कैसे सिर्फ एक अल्प विराम यानी कॉमा की जगह बदलने से पूरी की पूरी बात ही पलट जाती है। बाईं तरफ लिखा है रोको मत जाने दो, मतलब भाई उसे जाने दो, उसे रोको मत। लेकिन दाईं तरफ देखिए, शब्द बिल्कुल वही है, बस कॉमा खिसक गया है। अब ये बन गया रोको मत जाने दो। अर्थ एकदम उल्टा। अब ये किसी को रोकने का एक सख्त निर्देश बन गया है ना कमाल? तो ऐसी भारी गलतफहमियों से बचने के लिए आज हम एक खास रोड मैप फॉलो करेंगे। हम विराम चिन्हों के अर्थ, उनके दिलचस्प इतिहास, पूर्ण और अल्प विराम जैसे प्रमुख ठहराव, भावनाओं को दर्शाने वाले निशान और उनके सही उपयोग के नियमों पर चर्चा करेंगे, ताकि हमारी हिंदी एकदम सटीक हो जाए। आइए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये निशान मूल रूप से क्या दर्शाते हैं। देखिए, यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि कोई भी भाषा सिर्फ उन शब्दों से नहीं बनती जिन्हें हम बोलते या लिखते हैं, बल्कि ये उन शब्दों के बीच सावधानी से रखे गए उस मौन और ठहराव के बारे में भी है जो उन शब्दों में असली जान डालता है। विराम शब्द का तो मतलब ही है रुकना या आराम करना, और जब हम लिखते हैं तो इन्हीं ठहरावों को कागज पर उतारने के लिए हम इन खास प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, और सच बताऊं तो इन निशानों के पीछे जो इतिहास छिपा है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प और गहरा है। विराम चिन्हों के विकास की ये पूरी यात्रा अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ये प्राचीन भारतीय ध्वनि विज्ञान और बाद के यूरोपियन टाइपोग्राफी का एक बहुत ही सुंदर संगम है। सोचिए, वैदिक काल में ही तैत्तिरीय प्रातिशाख्य जैसे ग्रंथों में हमारी सांसों के आधार पर ठहराव तय कर दिए गए थे। फिर अशोक के शिलालेखों में हमने रेखाओं का इस्तेमाल देखा, और उसके काफी बाद 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस आने पर इन निशानों का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। और आज हमारी आधुनिक हिंदी ने भी अपनी उस पारंपरिक खड़ी पाई के साथ साथ इन ग्लोबल चिन्हों को बड़े अच्छे से अपना लिया है। हमारे प्राचीन भारतीय विद्वान कितने ज्यादा सटीक थे, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है पिपीलिका। उन्होंने ठहराव को जानवरों की सांसों और उनके शरीर के आकार तक के आधार पर बांटा था। अब आप सोच रहे होंगे कि पिपीलिका क्या है? इसका मतलब है चींटी। जिस तरह चींटी बीच से एकदम पतली और दोनों किनारों पर मोटी होती है, ठीक वैसे ही इस विराम के दोनों तरफ लंबे स्वर होते हैं और बीच में एक हल्का सा ठहराव। मतलब भाषा को इतने करीब से ऑब्जर्व करने का ये तरीका सच में बेमिसाल है। और अगर हम यूरोपीय इतिहास की तरफ मुड़ें तो हम देखते हैं कि कैसे लैटिन के कुछ साधारण शब्दों को शॉर्टकट में लिखने के चक्कर में आज के ये पॉपुलर निशान बन गए। लैटिन में क्वेश्टियो का मतलब होता है प्रश्न। लोगों ने क्यू को ओ के ठीक ऊपर लिखना शुरू किया और समय के साथ ये बदलते बदलते आज का हमारा क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया। बिल्कुल ऐसे ही खुशी या आनंद को दर्शाने वाले शब्द आईओ में आई को ओ के ऊपर रखा गया और वहां से जन्म हुआ हमारे विस्मयादि बोधक चिन्ह का। इतिहास की इस शानदार नींव के बाद चलिए अब वाक्यों के स्ट्रक्चर को संभालने वाले इन प्रमुख ठहरावों की बात करते हैं, पूर्ण, अर्ध और अल्प विराम। तो इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे अहम है हमारा पूर्ण विराम, जिसे हम अक्सर खड़ी पाई भी कहते हैं। ध्यान रहे, ये अंग्रेजी के डॉट या फुल स्टॉप से बिल्कुल अलग है। ये एक वर्टिकल लाइन होती है जो किसी भी विचार या वाक्य के पूरी तरह से खत्म होने का ऐलान करती है। जैसे राम स्कूल जाता है, बात पूरी हुई, विचार पूरा हुआ, तो वहां हमें पूरी तरह से रुकना है। ये वाक्य का एकदम एब्सोल्यूट स्टॉप है। अब जहां पूर्ण विराम आपकी वाक्य रूपी यात्रा को खत्म करता है, वहीं अर्ध विराम और अल्प विराम सड़क पर लगे स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं। ये आपकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं और वाक्य की लय तय करते हैं। अर्ध विराम यानी सेमीकोलन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दो बातें अलग अलग तो हों लेकिन उनके बीच एक गहरा कनेक्शन हो। जैसे वर्षा हो रही थी, बच्चे घर आ गए। और वहीं हमारा अल्प विराम यानी कॉमा हमें सबसे छोटा ठहराव देता है, जिसका काम है लिस्ट में चीजों को अलग करना या फिर पढ़ते समय बस एक हल्की सी सांस लेने का मौका देना।
आगे बढ़ते हैं और अब स्ट्रक्चरल ठहराव से निकलकर उन चिन्हों पर आते हैं जो हमारे लिखे हुए शब्दों में सीधे सीधे इमोशन और सवाल डाल देते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क की ताकत ये है कि यह किसी भी एकदम साधारण और फ्लैट से वाक्य को या तो खुशी की चीख में या फिर दुख की पुकार में बदल सकता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें कोई बहुत ही तीव्र भावना जैसे खुशी, हैरानी या डर जाहिर करनी हो और हम सामने वाले से किसी जवाब की उम्मीद नहीं कर रहे होते। उदाहरण के लिए, वाह क्या दृश्य है। यहाँ वाह के बाद का वो जो ठहराव है ना, असल में वही उस वाक्य में पूरी जान फूंक रहा है। इसके अलावा ये निशान रीडर के लिए एकदम क्लियर साइन बोर्ड की तरह काम करते हैं। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह देखते ही आपको तुरंत पता चल जाता है कि कोई जानकारी मांगी जा रही है। और फिर आते हैं हमारे उद्धरण चिन्ह, जिन्हें हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ये हमें बिल्कुल सटीक तौर पर बताते हैं कि कोई कैरेक्टर कब बात कर रहा है और उसने हूबहू क्या कहा। किसी भी कहानी या डायलॉग को सही से समझने के लिए इनका होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब हम हिंदी में अक्सर इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग चिन्हों पर गौर करते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही आम गलती को शानदार ढंग से दर्शाती है। हम लोग अक्सर छोटे योजक चिन्ह और उस लंबे निर्देशक चिन्ह यानी डैश के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। योजक चिन्ह आकार में छोटा होता है, जिसका काम बस दो शब्दों को आपस में जोड़ना है, जैसे सुख दुख, लेकिन निर्देशक चिन्ह एक लंबी रेखा होती है। इसका इस्तेमाल हम किसी के डायलॉग से पहले या किसी नाटकीय बात को पेश करने के लिए करते हैं। दोनों दिखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनका काम बिल्कुल अलग है। और हाँ, ये बाकी के फॉर्मेटिंग चिन्ह भी किसी लेखक के लिए बेहतरीन टूल्स होते हैं। लाघव चिन्ह का वो छोटा सा गोला बड़े शब्दों को शॉर्टकट में लिखने की आज़ादी देता है। और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लिखते लिखते कोई शब्द छूट गया हो, तो बस वहां हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह लगाइए और शब्द को ऊपर लिख दीजिए। गलती सुधारने का एकदम आसान तरीका। इसके अलावा कोष्ठक यानी ब्रैकेट हमें वाक्य के मेन फ्लो को तोड़े बिना उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ने की सहूलियत देते हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। जरा सोचिए, हिंदी व्याकरण के नियमों के हिसाब से जब आप कई सारी चीजों की एक लिस्ट लिख रहे हो तो वहां विशेष रूप से किस विराम चिन्ह का इस्तेमाल होना चाहिए? और इसका बिल्कुल सही जवाब है अल्प विराम। जी हाँ, वही जिसे हम कॉमा कहते हैं। यही वो छोटा सा निशान है जो हमारी लिस्ट में मौजूद शब्दों को एक दूसरे से टकराने और वाक्य को एक बड़ी सी पहेली बनने से बचाता है। अब अपने इस विश्लेषण को समेटते हुए आइए इन सारे निशानों को एकदम परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल करने के कुछ सुनहरे नियमों पर नजर डालते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि विराम चिन्ह कोई ग्रामर के बोरिंग या मनमाने नियम नहीं है, बल्कि आप इन्हें अपने लिखावट का एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। यही वो चीजें हैं जो आपकी बात को एकदम स्पष्ट रखती हैं, किसी भी तरह के भ्रम या कंफ्यूजन को दूर रखती हैं और पढ़ते समय इंसानी सांसों की एक बहुत ही नेचुरल और स्वाभाविक लय बनाए रखती हैं। और अंत में ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हम फटाफट मैसेज टाइप करते हैं और अक्सर इन जरूरी विराम चिन्हों को टाइप करना ही छोड़ देते हैं, तो सोचने वाली बात यह है, क्या हम सच में अपना समय बचाकर तेजी से बात कर रहे हैं या फिर अनजाने में हम बस गलत फहमियों के लिए और ज्यादा गुंजाइश बना रहे हैं? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार तक के लिए अपने शब्दों का और उनके बीच आने वाले उन खूबसूरत ठहरावों का जरूर ख्याल रखें।